Today, we will discuss about types of molding sand. According to the use, molding sand may be classified as below. First, green sand. The green sand is the natural sand containing sufficient moisture in it. That means it should have moisture contained और naturally जो हमको मिल रही है उसमें moisture content भी ज़्यादा होता है. It is a mixture of silica and 15 to 30% clay with about 8% water. जब हम बात करेंगे ग्रीन सैंड की तो सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा और मैक्सिमम जो क्ले कंटेंट होता है वो 15 to 30% होता है. Then added water. Clay and water act as a bonding material to give strength. Molds made from this sand are known as green sand mold. The green sand is used only for simple and rough casting. More complex shapes are not made by green sand और जो सरफेस फिनिश हमको मिलती है वो भी अच्छी नहीं होती, तो रफ कास्टिंग के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ग्रीन सैंड इज यूज फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स. सेकेंड इज ड्राई सैंड. व्हेन द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम द ग्रीन सैंड इट इज़ नोन एज ड्राई सैंड. जो हम ग्रीन सैंड की बात कर रहे थे, अगर हम उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं तो उसको ड्राई सैंड कहा जाता है. द मोल्ड प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई सैंड हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी. इफ वी कंपेयर विद ग्रीन सैंड तो इसकी स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है. दिस सैंड इज यूज फॉर लार्ज एंड हैवी कास्टिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज लोम सैंड. लोम सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ 50% सैंड एंड 50% क्ले. मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में हम मिला रहे हैं क्ले को और सैंड को, जिससे हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है. वाटर इज एडेड इन सफिशिएंट अमाउंट. इट इज़ यूज फॉर लार्ज एंड हैवी मोल्ड्स, एग्जाम्पल टर्बाइन पार्ट्स, हॉपर्स, एक्सेट्रा. Now we will discuss about facing sand. A sand used for facing of the mold is known as facing sand. It consists of silica sand and clay without addition of used sand. हम बात करते हैं जब facing sand की तो हम इसको डायरेक्ट फेस पे यूज़ करते हैं. जैसे हमने पैटर्न लगाया तो पैटर्न के बाद जो लेयर आती है वो facing sand की आनी चाहिए. It should be fine और इसमें हम used sand को भी यूज़ नहीं करते हैं. It is directly next to the surface of the pattern. Facing sand comes in direct contact with hot molded metal, therefore it must have high refractiveness and strength. It has very fine grains. As I have discussed, ये molten metal के direct contact में आएगा क्योंकि हम पैटर्न जब हटाएंगे तो यही वाली सरफेस पे रहेगी हमारी सैंड जिस पे molten metal आएगा, तो इसकी refractiveness अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए. Refractiveness is a property. ठीक है, तो refractiveness क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी है जो अच्छी होनी चाहिए. मतलब इट शुड नॉट फ्यूज विद द मोल्टन मेटल. और मैंने बताया कि फाइन ग्रेन्स होने चाहिए इसके. नाउ नेक्स्ट इज पार्टिंग सैंड. द प्योर सिलिका सैंड एम्प्लॉयड ऑन द सरफेस ऑन द फेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग इज नोन एज पार्टिंग सैंड. व्हेन द पैटर्न इज विदड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड द मोल्डिंग सैंड स्टिक्स टू इट. जब हम फेसिंग सैंड एम्प्लॉय करते हैं पैटर्न पे बिफोर मोल्डिंग इट इज नोन एज पार्टिंग सैंड. हम उसको डिवाइड करने के लिए करते हैं और जब पैटर्न को विड्रॉ करते हैं तो ताकि वो उसमें रिमूव स्टिक ना हो जाए. टू अवॉइड स्टिकिंग पार्टिंग सैंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द पैटर्न बिफोर इट इज एम्बेडेड इन द मोल्डिंग सैंड. जब हम मोल्डिंग सैंड में डाल रहे हैं, मोल्डिंग सैंड उस पर डाल रहे हैं तो पार्टिंग सैंड भी ऊपर से डाली जाती है ताकि वो उससे कॉन्टैक्ट में ना आ पाए. पार्टिंग सैंड इज ऑल्सो स्प्रिंकल्ड ऑन द कॉन्टैक्ट सर्फेस ऑफ कोप, ड्रैग एंड चिक. जब हम कोप, ड्रैग और चिक को मिलाते हैं तो उसके सरफेस पे भी इसको करते हैं ताकि पार्टीशन रिमूव हो सके आराम से. मीन्स जो पार्ट्स हम मिला रहे हैं उनको रिमूव कर सके. नाउ बेकिंग और फ्लोर सैंड. द बेकिंग सैंड इज ओल्ड एंड रिपीटेडली यूज्ड सैंड ऑफ ब्लैक कलर. जब हम सैंड को बार बार यूज करते हैं तो वो थोड़ी सी बर्न हो जाती है और उसका कलर हो जाता है ब्लैक. तो बेकिंग सैंड उसी को कहा जाता है रिपीटेडली जिसको यूज कर रहे हैं. इट इज यूज बैक अप द फेसिंग सैंड एंड टू फिल द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. जब हम फेसिंग सैंड और पार्टिंग सैंड सब लगा देते हैं उसके बाद वॉल्यूम को फिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है. दिस सैंड इज एक्यूमुलेटेड ऑन द फ्लोर आफ्टर कास्टिंग. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर सैंड. नाउ लास्ट वन इज कोर सैंड. एज वी आर मेकिंग कोर्स, हम जब कोर बनाते हैं तो कोर सैंड की प्रॉपर्टीज अलग होती है. कोर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम यूज करके रिसेस या इंटरनल वेकेंट या void space बनाते हैं, which I will discuss. A sand used for making cores is known as core sand. It is silica sand mixed with
कोर ऑयल, हमको इसमें एडिटिव्स और बाइंडर्स लगाने पड़ते हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सके। अगर हम सिलिका सैंड में कोर ऑयल मिला रहे हैं, लिंसीड ऑयल मिला रहे हैं, तो दीज आर एडिटिव्स, दिस विल इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कोर सैंड। और बाइंडिंग एजेंट मिला रहे हैं तो डेक्सट्रेन और कॉर्नफ्लोर, सोडियम सिलिकेट, दीज आर ऑल्सो बाइंडिंग एजेंट, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एज मैंने अभी कुछ वर्ड्स यूज करे थे, रिफ्रैक्टिवनेस और ये सब, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टीज होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोरोसिटी, पोरोसिटी ऑल्सो नोन एज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है अलाउ, गिविंग परमिशन टू पास थ्रू इट, अलाउ टू पास थ्रू इट। तो porosity, also known as permeability, is the most important property of the molding sand. It is the ability of the molding sand to allow gases to pass through. Gases and steam are generated during the pouring of molten metal into the sand cavity. This property depends not only on the shape and size of the particles of the sand, but also on the amount of the clay, binding material and moisture contained in the mixture. तो पोरोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करती है, गैसेस को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। गैसेस और स्टीम कैसे जनरेट हो रही है, जब हम मॉल्टन मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो मॉइस्चर है वो स्टीम के फॉर्म में हो जाता है ड्यू टू हीट। तो गैसेस और स्टीम जो है वो मोल्ड के अंदर आ जाती हैं और ये सैंड कैविटी में मिल जाती है। तो जब हम इसको मॉल्टन मेटल को कूल करते हैं तो ये गैसेस रिमूव होना चाहिए प्रॉपर्ली। तो पोरोसिटी अगर सही नहीं है तो ये गैसेस बाहर नहीं निकाल पाएंगी। तो हमको ये राइट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एजेंट जैसे क्ले और मॉइस्चर कंटेंट यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंड टू होल्ड इट पार्टिकल्स टुगेदर। हमने वर्ड सुने होंगे कोहेसिव। कोहेसिव मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी वही यूज हम कर रहे हैं। कोहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंड टू होल्ड इट्स पार्टिकल टुगेदर, मतलब सैंड के पार्टिकल्स आपस में कितने जुड़ सकते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो उसको हम स्ट्रेंथ के फॉर्म में भी बोलते हैं कि भैया मोल्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। दिस प्रॉपर्टी प्लेज अ वाइटल रोल इन रिटेनिंग इंट्रिकेट शेप्स ऑफ द मोल्ड। तो इंट्रिकेट शेप्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो हमको इंट्रिकेट शेप्स बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी हो जाती है। इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ may lead to a collapse in the mold particles during handling, turning over or closing। अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो जब हम हैंडल कर रहे हैं कोर्स को या टर्न ओवर कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं उसको सस्टेन करके और वो खराब या टूट सकता है। क्ले एंड बेंटोनाइट इम्प्रूव द कोहेसिवनेस। जैसे हमने बताया था स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्ले को मिलाते हैं, तो क्ले और बेंटोनाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्ले, ये इम्प्रूव करता है कोहेसिवनेस को। नाउ नेक्स्ट इज एडहेसिवनेस। Adhesiveness is the property of a sand due to which the sand particles stick to the sides of the molding box. Adhesiveness of sand enables the proper lifting of cope along with the sand. अब हम adhesiveness की बात कर रहे हैं तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सैंड पार्टिकल और दूसरे कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। एडेसिव हमने सुना हुआ है, मीन्स वी आर फिक्सिंग विथ सम अदर पार्टिकल। तो अगर सैंड जो है वो फ्लास्क से या बॉक्स से या मोल्डिंग बॉक्स से नहीं कांटेक्ट में आएगी, तो जब हम बॉक्स को टर्न ओवर या रिमूव या मूव करते हैं तो वो टूट सकता है जो हमको बॉक्स में चाहिए। तो एडहेसिवनेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। Plasticity is the property of a molding sand by virtue of which it flows to all corners around the mold when rammed, thus not providing any possibility of left out space. Plasticity ये कहता है कि जब हम मोल्ड को भर रहे हैं और उसमें रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फोर्स फ्रॉम टॉप, तो ये पूरी तरह से कॉर्नर्स को फिल कर देना चाहिए एंड एक्वायर्स अ प्री डिटरमाइंड शेप अंडर द रैमिंग प्रेशर। Flowability. Flowability is the ability of a molding sand to free flow and fill the recesses and fine details in the pattern. जब हम पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न को रगा हुआ है तो पैटर्न में भी स्पेस या रिसेस हो सकता है, तो फ्लो होना चाहिए सैंड वहां पे भी, ताकि कोई भी चीज अनफिल्ड ना रहे, और वो अनफिल्ड रहेगी तो वहां पे मॉल्टन मेटल आ जाएगा और हमारी कास्टिंग को खराब कर देगा। इट वेरीज विथ मॉइस्चर
कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट से ये वेरी होता है. नाउ नेक्स्ट इज कोलैप्सिबिलिटी. Collapsibility is the property of a sand due to which the sand mold collapse automatically after the solidification of casting. Collapsibility मतलब कोलैप्स होना, टूटना. तो कोलैप्सिबिलिटी भी प्रॉपर्टी चाहिए ताकि जब हमारा मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाए तो हम उसको आसानी से ऑटोमेटिकली रिमूव कर सके. द मोल्ड शुड disintegrate into small particles of molding sand with minimum force after the casting is removed from it. जब हमने कास्टिंग को रिमूव कर लिया तो आसानी से वो टूट जाना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होकर. नाउ लास्ट इज रिफ्रैक्टरीनेस, जिसको हमने बात करी थी पहले. रिफ्रैक्टरीनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड to withstand high temperature of molten metal without fusion or soften. हम क्या बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिवनेस क्या है? To withstand high temperature. अगर ये जो मटेरियल है हमारा, ये हाई टेम्परेचर नहीं सस्टेन कर पाएगा क्योंकि हमारा मॉल्टन मेटल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी. तो अब वो हमको नहीं चाहिए. तो इट शुड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. मोल्डिंग सैंड्स with proper refractiveness may burn when the molten metal is poured into the mold. Molding sand अगर पुअर रिफ्रैक्टिवनेस है तो वो बर्न हो जाएगी molten metal डालने से. Usually sand molds should be able to withstand up to 1650 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि हम मेटल्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है मेटल्स का, कास्ट आयरन और इन सब की हम बात करते हैं, तो ये 1650 या 1650 डिग्री तक बहुत सारे मेटल्स जाते हैं जिसके हम कास्टिंग बना सकते हैं. तो इसीलिए हमको यहाँ पे इसके टेम्परेचर की बात करनी पड़ रही है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मोल्ड कास्टिंग. अब कितने टाइप की मोल्ड कास्टिंग बन सकती है, तो हमने अलग अलग टाइप से लिखा है. फर्स्ट लिख रहे हैं हम एक्सपैंडेबल मोल्ड कास्टिंग. एक्सपैंडेबल मतलब इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड. तो वी विल टॉक अबाउट मोल्ड कैविटी इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स अराउंड अ पैटर्न. हमने रिफ्रैक्टिव मटेरियल लगा. रिफ्रैक्टिव मटेरियल अलग बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं जिसमें वन ऑफ द हम सैंड को बोल रहे हैं. मोल्ड हैज टू बी ब्रोकन टू टेक आउट द कास्टिंग. जब हमको कास्टिंग बाहर निकालनी है तो मोल्ड को ब्रेक या तोड़ते हैं. मोल्डिंग मटेरियल कैन बी सैंड और रिफ्रैक्टिव मटेरियल. जैसे मैंने बताया सैंड को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और दूसरे टाइप के भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल होते हैं. डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. इसमें क्या होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती और सरफेस फिनिश भी इतनी अच्छी नहीं होती. इसमें हमको कुछ वर्कआउट करना पड़ता है. इट इज़ यूज्ड इन स्लरी, बेटर सरफेस फिनिशेस ऑब्टेन. अगर हम इसको स्लरी के फॉर्म में यूज़ करेंगे, थोड़ा सा लिक्विडिश फॉर्म में होता है ये, तो और ये फिर सॉलिडिफाई होगा धीरे धीरे करके, तब इससे सरफेस फिनिश थोड़ी सी हम अच्छी ला सकते हैं. नाउ नेक्स्ट अबाउट परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. एज द नेम इज गिविंग परमानेंट. परमानेंट मीन्स मोस्ट ऑफ द कास्टिंग्स कैन बी मेड विथ सिमिलर मोल्ड. जैसे मैंने मेंशन किया हुआ 10 to 1000 कास्टिंग जब हमको बनानी है तो हम परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं. परमानेंट मतलब बार बार नहीं बनाते. मोल्ड इज यूज रिपीटेडली एंड इज नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग. तो ऐसा पैटर्न बनाना पड़ता है जिससे कास्टिंग आराम से रिमूव हो जाए बिना तोड़े हुए. क्योंकि हमने एक्सपेंडेबल मोल्ड की जब बात करी थी तो हमको मोल्ड को तोड़ना पड़ रहा था. परमानेंट मोल्ड में हम ये नहीं करते, उसको ऐसा बनाते हैं कि वो परमानेंट रहे. परमानेंट मीन्स मोस्ट ऑफ द कास्टिंग्स कैन बी मेड विथ दैट सिंगल मोल्ड, बार बार यूज कर सकें उसको. प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम मास फ्रॉम लाइट नॉन फेरस अलॉयज, जैसे हमने बोला ब्रास, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. स्मूथ सरफेस फिनिश मिलती है हमको और इंक्रीज्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम अलॉय कास्टिंग्स. जनरली एल्यूमिनियम अलॉय कास्टिंग को हम सेमी परमानेंट मोल्ड में यूज करते हैं. एंड रीयूजेबल मेटल्स मोल्ड एंड सैंड कोर्स टू फॉर्म इंटरनल पैसेज विद द कास्टिंग. इसमें रीयूजेबल मेटल मोल्ड्स यूज करते हैं जिसमें हम सैंड कोर्स का भी यूज करते हैं. पहले हमने क्या किया था, सिर्फ सैंड यूज करी. नेक्स्ट में हमने सिर्फ मेटल यूज किया. अब जो हम सेमी परमानेंट की बात कर रहे हैं इसमें हम मेटल्स के साथ साथ कोर सैंड्स का भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि क्या होता है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि मेटल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है तो हमको कोर्स भी यूज करना पड़ता है. तो सैंड कोर यूज कर रहे हैं इंटरनल पैसेज के लिए. मोल्ड्स आर टिपिकली अरेंज इन 2 halves, द सैंड कोर्स बीइंग पुट इनटू प्लेस बिफोर द 2 halves आर प्लेस्ड together. The molten metal flows into the mold cavity and surrounds the sand core while filling the mold cavity. Now we will discuss about sand mold casting. जब हम sand mold casting बना रहे हैं तो क्या क्या उसके
फंक्शंस या क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या होता है पूरा सैंड मोल्ड कास्टिंग में। मोस्ट ऑफ द कास्टिंग्स आर मेड ऑफ सैंड मोल्ड कास्टिंग। जैसे मैंने लिखा हुआ है 80% ऑफ टोटल कास्टिंग आर मेड बाय सैंड मोल्ड। जनरली हम सैंड मोल्ड्स को ही यूज करते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट शेप्स मिलने की पॉसिबिलिटी। जैसे हमने मेटल का बना दिया मोल्ड तो हमको क्या है, एक ही टाइप का मोल्ड है वो, तो एक ही टाइप का पैटर्न ज़्यादा बनाना है तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मेटल पैटर्न बनाने, कास्टिंग बनानी है जो बहुत कम क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो हम सैंड्स का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉय टू टेक कास्टिंग एज वी हैव डिस्कस्ड। मोल्डिंग मटेरियल इज सैंड मिक्सड विथ बाइंडर्स एंड एडिटिव्स एंड water to improve the cohesive strength and moldability. It require metallic containers known as flask. मोल्डिंग मटेरियल की हम बात करते हैं, बाइंडर्स और एडिटिव्स के साथ यूज करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सके, कोहेसिव स्ट्रेंथ बढ़ा सके, मोल्डेबिलिटी बढ़ा सके। कोहेसिवनेस की हमने बात करी थी। मोल्डेबिलिटी मतलब इट कैन बी इजिली मोल्डेड, मतलब उसको हम इजिली कोई शेप दे सकते हैं। मेटालिक कंटेनर्स की हम बात करते हैं जिसको हमने फ्लास्क बोला था, उनको मेटालिक कंटेनर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने सैंड को पोर किया हुआ था। इफ टू फ्लास्क आर यूज्ड नोन एज स्कोप एंड ड्रैग, upper part is known as scope and lower part is known as drag. If 3 flasks are used then middle is known as cheek. अगर हम 3 parts को यूज कर रहे हैं तो upper को cope, lower को drag और बीच में जो यूज कर रहे हैं उसको cheek कहा जा रहा है। In full mold process it is known as pit molding using cope and pit. अगर हम फुल मोल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो पिट मोल्डिंग भी कहा जाता है। पिट मीन्स गड्ढा है जो, है ना, तो पिट मोल्डिंग के में हम क्या कर रहे हैं, उसको अपर पार्ट को कोप एंड द लोअर पार्ट को पिट कहा जा रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ सैंड मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। अब कैसे कैसे हो सकते हैं सैंड मोल्डिंग कास्टिंग। हैंड से बनाया जा सकता है, यूज्ड फॉर पीसेस और स्मॉल लॉट। जब हमको छोटा बनाना है या एक आध 2 पीसेस बनाना है तो हैंड मोल्डिंग की हम बात करते हैं, तो हैंड से बना रहे हैं। अब हैंड मोल्डिंग भी 2 टाइप की होती है, बेंच मोल्डिंग और फ्लोर मोल्डिंग। बेंच मोल्डिंग की हम बात करें, स्मॉल वर्क के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े कास्टिंग्स नहीं हो सकती। फ्लोर मोल्डिंग की बात करें तो फाउंड्री फ्लोर फॉर लार्ज कास्टिंग, हम फ्लोर चाहिए तो बड़ा कास्टिंग्स बनाने के लिए फ्लोर को यूज़ कर रहे हैं। नाउ मोल्डिंग मशीन से भी बनाए जा सकते हैं, लार्ज लॉट एंड मास प्रोडक्शन। जैसे हम मास प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा लार्ज लॉट है, तो मोल्डिंग मशीन्स की हम बात करेंगे, हैंड से वो काम नहीं हो सकता। एंड अनदर कैटेगरी इज पिट मोल्डिंग। एज वी हैव डिस्कस, पिट मतलब ग्राउंड में हमने गड्ढा किया, यूज फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग। जैसे हम फ्लोर की बात करें तो उसमें गड्ढे करने की जरूरत नहीं, फ्लोर पे बना रहे, लेकिन पिट मोल्डिंग में क्या है, हमको गड्ढा करना पड़ेगा और उसी पे कास्टिंग बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब मोल्डिंग सैंड का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। सिलिका सैंड जिसको हमने बोला था बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ना। फिर बाइंडर्स उसमें लगाने पड़ते हैं। बाइंडर्स क्या है, इट विल होल्ड द सैंड, तो जिससे हमने स्ट्रेंथ भी जिससे हमको मिलती है। एंड एडिटिव्स और बाइंडर, एडिटिव्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को हम एनहांस कर सके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें देना पड़ता है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। नाउ अब सैंड मोल्ड के एडवांटेजेस क्या हैं। चीप है, पता है हमको, सस्ती है, बहुत ज़्यादा मिलती है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। प्लेंटीफुल है। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी हाई रिफ्रैक्टिवनेस है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर को सस्टेन करना, और रिफ्रैक्टिवनेस थर्मल जो हीट है, हीट को सस्टेन करना, और इसकी रिफ्रैक्टिवनेस मतलब जो हम फ्यूजन की बात करें तो हाई टेम्परेचर को सस्टेन करना, वो आसान से हो जाता है। इट कैन बी इजिली मोल्डेड, रीयूजेबल एंड गुड डिटेल्स। इसको आसानी से हम मोल्ड कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं और गुड डिटेलिंग भी कर सकते हैं।